अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजू काज़मी। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने ऑफिस कोलीग्स या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ जो स्टूडेंट साथ पढ़ते हैं, आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जरा बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर। और जैसा आप जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही 5 अगस्त गया है, तो उसमें जिस तरह से लास्ट ईयर 370 हटाया गया था कश्मीर से, उसके ऊपर अभी तक क्या हुआ है और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ी बात ये भी करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम दोनों कंट्रीज का किस तरह से है और हम एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। और ये जो कश्मीर का इशू है या दूसरे जो हमारे लड़ाई झगड़े हैं, उसको उससे हटकर कुछ अच्छा काम भी हो सकता है, कुछ मिलके भी हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका तारुफ जी। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अरशद अब्दुल्ला खान साहब ने। आप फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं केपीके में। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और जी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से ही सैयद अली हैदर साहब ने। आप जर्नलिस्ट भी हैं और टीवी एंकर भी हैं। समाज से एक बड़ा ज़बरदस्त शो आता है अली का, तो वो उसमें वो जाहिर है वो इसी किस्म के क्वेश्चन मैं कुछ दिन पहले भी देख रही थी कि अली कश्मीर के ऊपर भी कर रहे थे। और वो बहुत शुक्रिया अली कि आप आए थैंक यू जी। जी। इंडिया से हमें अक्कू श्रीवास्तव सर ने ज्वाइन किया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ ही चलूंगी। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि हमारा जो है वो 370 के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ऑब्जेक्शन किया था, जो कि करना भी चाहिए था। और अभी 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये इसमें पाकिस्तान से कहाँ पे हमारी कमजोरी थी कि हम कुछ भी नहीं कर पाए और पूरा साल ऐसे ही निकल गया। मैं सोचता हूँ कि क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है और दुनिया में बड़े दोस्त हैं इनके, यूनाइटेड नेशंस में भी हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने तो अपनी कोशिश की है कि कश्मीर का जो इशू है उसको हर प्लेटफॉर्म पे इसको उजागर किया जाए। लेकिन स्टेट्स जब इतने बड़े स्टेप्स ले लेती हैं जैसे इंडिया ने लिया है, और वो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का है वो ख़त्म हो गया है और उनको एनेक्सेशन एक किस्म की हो गई है, तो रियासतों का इतना बड़ा जो बड़े इकदाम होते हैं, इसको रिवर्स करना इतना आसान काम नहीं होता। मेरे ख्याल से एक इसकी जो इंडिजिनस मूवमेंट अगर होगी कोई इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ कश्मीरियों की बात में नहीं करता, अगर कश्मीरी अपने केस प्लीड करते हैं इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान भी अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इवेंचुअली जो सफ़रर्स हैं वो तो कश्मीरी लोग हैं। अभी देख ले, मैं आपको अफ़गानिस्तान की मिसाल देता हूँ कि अफ़गानिस्तान पे सोवियत इन्वेजन हुआ, फिर अमेरिकन इन्वेजन, और तालिबान जो थे वो ठीक है, जो भी उनका तरीक़ेकार था, लेकिन इवेंचुअली अफ़गान जो हैं उन्होंने इवेंचुअली दे आर द विनर्स, उन्होंने अपनी सरजमीन को बचा लिया है। तो इंडिया की सिचुएशन तो एग्जैक्टली वैसे नहीं है, लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि ये नहीं, अब ये कौम खुद उठेगी, कश्मीरी लोग खुद उठेंगे और अपने लिए जो आज़ादी है ये खुद ही लेंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब, हमारे यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो किसी जगह भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके उन्होंने बात ना की हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या कुछ हो। तो आपको नहीं लगता कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो सुन नहीं रही है हमारी बात? वर्ल्ड कम्युनिटी
इंडिया के स्टेक्स हमसे ज़्यादा है दुनिया में, उनका बिजनेस, उनका जो है उनकी मार्केट्स वो ज़्यादा अपीलिंग है दुनिया के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपनी कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में ये हालात जो है अभी ये चाइना और इंडिया के दरमियान में आजकल जो हालात हैं, तो देखते हैं कि उसके ऑफशूट में फिर कश्मीर के साथ क्या होता है, क्योंकि ये कौमों के फैसले तो साल 2 साल में नहीं हो सकते, टाइम लेगा। और अभी देखते हैं कि चाइना इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है वो जब ख़त्म होता है उसका इवेंचुअली फिर क्या इम्पैक्ट होता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो पाकिस्तान डायरेक्टली तो इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो बात मुज़ाकरात के ज़रिए ही यूनाइटेड नेशंस में या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इनकी कश्मीर का कॉज प्लीड करेगा। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल होगा एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान से, कह रहा पाकिस्तान कश्मीर आज़ाद कराए या अपना पुराना स्टेटस दे दे, ये मेरे ख्याल से मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। अली, ओवर टू यू। आप क्या समझते हैं कि मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मीडिया इसमें कुछ कर पाया है या बस जैसे हम लोगों को होता है कश्मीर डे है तो चलो 2 शो कर लिए, 5 अगस्त आ गया तो फिर 1-2 शोज कर लिए, तो कश्मीर कहाँ तक इसमें आप समझते हैं कि कश्मीर में मीडिया का क्या रोल है? हम कुछ कर सकते हैं? आरज़ू, पर्टिकुलरली जो मीडिया का रोल है कश्मीर के हवाले से, उस पर मैं आऊंगा। मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ, जैसे पहले बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे, एंड आई होप कि हम आज बड़ी प्रैग्मेटिक बात करेंगे, श्रीवास्तव साहब भी साथ हैं, बड़ी खुली बात करेंगे। देखिए, कोई भी मुल्क कुछ कर नहीं सकता। लेट्स एज्यूम कि मोदी साहब ने अपनी 1-2 तकारीर में बलूचिस्तान का जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम आजादी चाहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, और वो आजादी दिलवा कर रहेंगे। वो सिवाय इसके 2 काम हो सकते हैं आरजू, 2 काम हो सकते हैं। एक काम ये हो सकता है कि आप इंटरनेशनली आप बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा करें, आप बताएं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप वहां के इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करें। हाँ, तीसरा काम ये हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कि आप बलूचिस्तान पे इन्वेजन कर दें। ठीक है, मैं बिल्कुल एक यहाँ पे हाइपोथेसिस पेश कर रहा हूँ आपको। ये हो नहीं सकता। जब भारत इतना बड़ा मुल्क होके बलूचिस्तान आजाद नहीं करवा पाया, जैसा कि ये मोदी साहब की ख्वाहिश थी, तो इसी तरह से हम भी कश्मीर को बजोरे बाजू आजाद नहीं करवा सकते। मैं बैरिस्टर साहब की बात से एग्री करता हूं कि हम पाकिस्तान यही कुछ कर सकता था, और कोई भी मुल्क पाकिस्तान की जगह अगर होता आरजू, तो वो इतना ही कर सकता था। आप तकरीर कर सकते हैं, आप स्पीच कर सकते हैं अच्छी, आप टेलीविजन पे प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप 24/7 न्यूज चला सकते हैं। हाँ, आप एक काम कर सकते थे जो हमने नहीं किया, और मैं आपको बताऊं शायद हम करने भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुरैशी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आई नो आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि ओआईसी का या तो इजलास बुलाया जाए, या ओआईसी का जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल का फॉरेन काउंसिल एक होती है उसका जो इजलास होता है वो बुलाया जाए। अगर नहीं बुलाया जाता, एंड ही सेड इट कैटेगोरिकली, तो हम उन ममालिक का इजलास बनाएंगे, होस्ट करेंगे उन ममालिक को जो कश्मीर पे आवाज उठाते हैं। इट्स टर्की, इट्स मलेशिया, इट्स ईरान, इट्स कतर। तो पाकिस्तान ने ये इंडिया दे दिया कि हम ओआईसी के गो के फाउंडर मेंबर हैं, बट हम उस पर तकिया नहीं करेंगे, हम अपनी कोशिश लेके चलेंगे। बट सेइंग दैट, आरजू, इतना कुछ ही हो सकता होता है। एक मुल्क जिसकी 7 लाख फौज एक खित्ते के अंदर मौजूद हो, या तो आप हमला कर देना, जैसे कि इमरान खान साहब ने एक बात असेंबली में कहा था कि मुझे बताएं मैं क्या करूं, हमला कर दो, कर दें आप हमला, जंग कर दें। वो भी जंग करेंगे, हम भी करेंगे जंग, साल हर साल चलती रहेगी, जीतेगा कोई नहीं, अवाम मरेंगे, लोग मरेंगे। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप प्रोपेगेंडा। अच्छा, प्रोपेगेंडा में आपने जो सवाल किया था मीडिया का, देखिए एक बात जो मैं समझता हूँ हमारा कसूर है उसमें, वो ये है, फलस्तीन का इशू चाहे जितना मर्जी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन फलस्तीन में अगर पटाखा भी फूटता है तो इंटरनेशनल मीडिया पे खबर चलती है। उसकी वजह क्या है? फलस्तीन ने एक बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने अपने जो थिंक टैंक से उनको पूरी दुनिया में बिखेर दिया। इस वक्त आप कोई भी बड़ा चैनल उठा लें, अल जजीरा से सीएनएन, आप बीबीसी, फॉक्स न्यूज, आरटी, इन सब में कहीं ना कोई बंदा जो या फलस्तीन का एम्पैथेटिक है या फलस्तीन का है, वो बैठा हुआ है। हमारा मसला ये था कि हम अपने मीडिया में ही घूमते फिरते रहे, हमने इंटरनेशनल मीडिया को अप्रोच नहीं किया। हमारे लोग वहां पर नहीं है, हमारे थिंक टैंक्स वहां पर नहीं है, हमारे थिंक टैंक्स के वहां के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से राबते नहीं है। तो जब कश्मीर में कुछ होता है तो जो इंडिया का वर्जन है वो चला जाता है, बट जो पाकिस्तान का वर्जन होता है वो इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि हम आपस में उर्दू में बात कर रहे होते हैं। मतलब
हम जब आपस में ही गॉसिप करके कश्मीर पर चुप हो जाएंगे तो हु इज गोइंग टू लिसन? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इससे पहले कि मैं श्रीवास्तव सर की तरफ चलूं, मैं ये बता दूं आप लोगों को कि आप लोग नोट कर सकते हैं जो भी आप में से जो पैनलिस्ट भी बात कर रहे हैं, तो जब आपकी टर्न आए तो यू कैन रिप्लाई ऑन ऑन दोज पॉइंट्स जो कहे हो। तो अब सारी तोपों का रुख जो है वो श्रीवास्तव सर की तरफ है। सर क्या कहेंगे आप लोग, आखिर आप लोग कश्मीरियों को उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये कब तक ये कर्फ्यू और ये सब चीजें चलती रहेंगी? और ये भी सुनने में आ रहा था कि मे भी आप लोग बाकी लोगों ने भी सुना हो कि वहां पे आप बाहर से भी लोग ला के रख रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो जमीनें खरीद सकते हैं, इवन आपके जो आपकी आर्मी है उसका भी कुछ इस किस्म का सुनने में आया था। तो इज इट ट्रू, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो नमस्कार और आदाब। आप सबसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, खास तौर से इसलिए क्योंकि हम सब लोग पड़ोसी हैं और दुनिया की चीजें बदल जाएं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता। तो अच्छा ये होता है कि जो बातें भी हो वो मिलजुल करके, अगर जहां डिस्प्यूट है वहां होना चाहिए। और जहां तक जम्मू कश्मीर का मामला है, तो जम्मू कश्मीर क्योंकि भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल हिस्सा है, और उसको अपने तरीके से जो हमारी पहले की गलतियां रही होंगी उसको ठीक करने की बात थी, तो हमने समय पर उसको ठीक किया। साल उसका पूरा हो चुका है और बहुत सारी चीजें अपनी ठीक भी हो गई हैं हमारे लिहाज से धीरे धीरे। क्योंकि असल में मामला मुझे लगता है कुल मिलाकर के बहुत सारा जो है वो सत्ता का है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे वो यहाँ से हो। यहाँ पर भी जो लोग थे वो अगर आतंकी घटनाओं को सपोर्ट करते थे तो उसके पीछे पैसा और सत्ता थी। वहां पर जो सपोर्ट करते हैं या करते रहे हैं वो उसके पीछे भी पैसा था। आप चाहे पीओके में चले जाएं चाहे जम्मू कश्मीर में चले जाएं, अगर आप देखेंगे, मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं, तो जो वहां का बजट होता है, जो चीजें होती हैं, उन सब पे एक हिस्सेदारी जो है वो बहुत ज्यादा लोगों पे नहीं होती है। वो एक ग्रुप होता है और उसी में सब कुछ बंटता खाते पीते रहते हैं लोग। बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ पड़ोसी होने के नाते आप कंसर्न हो सकते हैं, आपके हिंदुस्तान में जो कुछ हिंदुस्तानियों के कंसर्न पाकिस्तान में जो कुछ है हो रहा है तो उससे कंसर्न हो सकते हैं। हमारे दोनों देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे, आप अपने में अपने तरीके से उसका विकास कर सकें, अपने में आगे चीजें ले जा सकें, अच्छी बात है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है और बहुत सारे जो डेवलपमेंट के काम पे हो रहे हैं जिससे वहाँ लोग बहुत, अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि लोग नहीं बहुत आ पा रहे हैं सामने, और इसीलिए ना कि विरोध नहीं करने की बात है, क्योंकि उनको जो पहले भड़काया जाता रहा है सीमा पार से, वो अब कम हो गया है। और इस वजह से शायद ऐसा है, मैं मानता हूं कि आप इसको नहीं मानेंगे, ऐसा है कि अब वो वहां स्थितियां सामान्य हो रही हैं। ये मान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अब कहीं और नहीं जाने वाला है। अगर लोग उसके जो हैं उसके साथ में मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं तो उस पर फिर कुछ और नहीं किया जा सकता। बाहर से आप सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे हैदर साहब ने भी जिक्र किया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। वहां पे जो आतंकी घटनाएं हैं उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब एक मुझे लगता है ऐसा है कि स्ट्रीम लाइन हो रही है, और जब स्ट्रीम लाइन होती हैं तो कुछ दिक्कतें जो होती हैं वो अपने आप हल हो जाती हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि आपके यहाँ भी अगर कुछ भी हो रहा है, मैं इस बात के फेवर में कतई नहीं हूँगा कि बलूचिस्तान को अलग ले आने के लेकर के हम लोग कुछ करें या कोई दूसरा कुछ करे। आपके देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सब आपकी है, आप उसको अच्छे से रखें, और हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको अच्छे से करें, स्ट्रीमलाइन करें। और ये प्रयास मुझे लगता है पाकिस्तान को भी अपने तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। बैरिस्टर साहब, आपने बात सुनी श्रीवास्तव सर की, लेकिन एक चीज ये कि मुझे उनकी बात से याद आ रहा था कि वो एक हमने जासूस पकड़े थे इनके, वो किधर है? उसके बारे में ये कुछ नहीं कह रहे कि बलूचिस्तान से
जो मिले थे कुलभूषण यादव, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, हमें कह रहे हैं कि हम वहां पे जा जाके जो है वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज याद नहीं है जी। ऐसा है, श्रीवास्तव साहब ने तो फरमाया है कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। मैं माजरत से एग्री नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता ऐसी व्यूज़ को। मेरे ख्याल में तो मुसीबतें उस इलाके के लोगों के लिए, आज़ाद अपना मकबूजा कश्मीर और जम्मू के लोगों के लिए उनकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि प्रेस वहाँ पर फ्री प्रेस हो, इंटरनेट की आज़ादी हो, और ताकि पता चले कि लोगों की स्ट्रीमलाइनिंग हो रही है कि ये अदरवाइज केस है। एक तो ये है कि मतलब राइट्स का इशू है। मेरे ख्याल में कोई भी इंसानियत की नज़र से देखें इसको, तो जिस माहौल में इस वक्त वो लोग रह रहे हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग, तो बिल्कुल वो यानी किसी किस्म के राइट्स उनको अवेलेबल नहीं हैं, और राइट्स के एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जब वो ये मीडिया खुलेगा तो तब बात बनेगी कि पता लगेगा कि उधर हुआ क्या है। यानी इस वक्त तो टोटल ब्लैकआउट है, और जितने मजालिम हुए हैं, फौज इंडियन आर्मी ने जो कुछ किया है वहाँ पर, तो इसका पता तो बाद में चलेगा कि वहाँ पर हुआ क्या है। इन्हीं लोगों को मार के फिर डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं इशू होता, और ये चीज़ें जो है बड़ी कॉमन है, मतलब ये नहीं कि इल्ज़ाम की बात है। तो ये है कि बहुत सी चीज़ें बाद में पता लगेंगी। और जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो अल्लाह का फजल है, ये हैंडल हो जाएगा। हमारी स्टेट में, रियासत में इतना सकम है, इतनी जान है कि वो अपने एक सूबे को बचाए जिस तरीके से भी हो। ठीक है, ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन इवेंचुअली इंशाल्लाह ये है कि बलूचिस्तान के हालात भी ठीक होंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी विल प्रिवेल इंशाल्लाह इन इंडिया ऑल ओवर, स्पेशली इन पर्टिकुलर जो है कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ह्यूमैनिटी विल प्रिवेल इवेंचुअली। बिल्कुल ठीक जी। अली, व्हाट विल यू से? अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल मैं पहले श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूंगा। उन्होंने सामान्य स्थितियों का जिक्र किया था। मैं सिर्फ इसलिए विरोध नहीं करूंगा आपका क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं, हम बिल्कुल प्रैग्मेटिकली यहाँ पर बात करेंगे। श्रीवास्तव जी, इस वक्त कौन से सिटी में आप बैठे हुए हैं राइट नाउ व्हेन यू टॉकिंग टू अस? मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सर फर्ज कीजिए एक लम्हे के लिए कि जो कुछ कश्मीर में हुआ है, अभी 1 घंटे के बाद आपके पास एक मैसेज आता है, हम सामान्य स्थितियों की बात कर रहे थे कि अब दिल्ली लॉकडाउन है, इंटरनेट बंद है, आपका फोन भी बंद है, आप अपने घर में कैद हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। सर, कैसा महसूस होगा एक दिल्ली के नागरिक को कि अब उसके ऊपर ये पाबंदियां लग गई हैं, क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी में रहता है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रहता है, मगर अब वो ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप हालात को बेहतर करना चाहते हैं। तो पहला सवाल सर ये उठता है कि हालात खराब क्यों हुए थे, मतलब आपको इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी एट द फर्स्ट प्लेस? तो सर प्रॉब्लम ये है, ये कह देना कि ये हमारा इंटरनल मसला है, वो आपका इंटरनल मसला है, सर इससे मसला हल होगा नहीं। मेरा ख्याल है कि इसको कम से कम भारत को ये समझना चाहिए, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जब आप पीओके के कह रहे होते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहे होते हैं, तो इट्स सेल्फ आप कश्मीर रीजन को डिस्प्यूटेड बना रहे हैं, मतलब ये बड़ी टेक्निकल सी चीज है। तो फिर आप जब पीओके कहेंगे तो फिर इसका मतलब है कश्मीर ऑटोमेटिकली डिस्प्यूटेड कॉनोटेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। सर, मोदी साहब की स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड है, अजित डोवाल साहब की स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह से हम बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड आई एम श्योर कि कश्मीर भी एक हद तक और कश्मीरी भी एक हद तक पाकिस्तान की सपोर्ट देते रहे हैं। लेकिन सर ये हम रियलाइज कर लें कि अब कश्मीरी खुद जाग उठे। आपने एक बात की, वो मैं उस पर मैं एग्री करता हूं कुछ हद तक, कि अब कुछ भी हो जाए, अब जो कश्मीर का करंट स्टेटस है वो इधर से उधर नहीं हो सकता। सर आपको याद होगा अंग्रेज भी ये समझते थे, जब अंग्रेज इंपीरियलिस्ट हिंदुस्तान पर काबिज थे, उनको भी यही लगता था कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान अब हमारे हाथ की चिड़िया है, वो हमारे ही पिंजरे में कैद रहेगी। मगर जिन्ना साहब ने और गांधी जी ने और कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने मिलकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। तो अंग्रेज और उस जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी आज के हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर थी, उसका पूरी दुनिया पर राज था। तो जब अंग्रेज ने भागना था और जब यहाँ पे बापू ने लाठी लेकर निकलना था और कायद ने जो है वो आना था बाहर, तो इन्होंने भागना था। यू नेवर नो
कल को कोई जम्मू कश्मीर में भी बापू पैदा हो जाए, लाठी लेकर निकल पड़े और कश्मीरियों को लेकर निकल पड़े। यू नेवर नो कि कश्मीर में भी कोई कल को जिन्ना पैदा हो जाए और वो लेकर निकल पड़े वहां के मुसलमानों के साथ। थिंग्स कैन चेंज। और वो आपकी एक बात एग्री में करता हूँ, वो पाकिस्तान ने चेंज नहीं करनी है सर, वो टर्की ने या किसी और कंट्री ने, किसी अरब कंट्री ने चेंज नहीं करना। कश्मीरियों की किस्मत का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे सर। अब ये डिपेंड करता है कि वो वोट के जरिए करते हैं, जिसका उनको अभी तक हक नहीं मिल रहा। हाँ, वो अगर लाठी उठा लेते हैं तो सर फिर शायद 80 लाख लोगों को रोकना इतना आसान नहीं है, और इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट थिंग। इससे पहले कि हम उस सिचुएशन पर जाएं, आप ये मत देखेंगे पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान 10,000 दफा चाहे अपने नक्शे में तब्दीली करता रहे, आप मत देखिए इसको, आप उसको कंसीडर भी मत करें। आप कम से कम सर ये कंसीडर करेंगे कश्मीरी क्या चाहता है। मतलब मैं, आप आज एक बच्चे की, श्रीवास्तव साहब आप, आपसे मुखातिब हूं सर, आपका बेटा या कल को बेटी है, अगर वो कहता है कि बाबा मैंने फलां जगह पे शादी करनी है या नहीं करनी है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। डेमोक्रेसी वो तक उसको राइट देती है कि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे चूज कर ले। आप कश्मीरी को कैसे रोक सकते हैं कि भैया नहीं तुम तो हमारे साथ रहोगे, तुम आजाद नहीं हो सकते। 80 लाख लोगों को आप रोकना चाह रहे हैं, घर में हमारा बेटा बेटी नहीं हमारी बात मानेगा। तो अब हालात वो नहीं है कि हम लाठी के जोर से किसी को रोक सके। जी हाँ जी। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी सर, एक चीज बस। कल या परसों शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वहां पे यूके में कोई कश्मीर की थी जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर साइड से थी, और वो इतना डरी हुई थी कि उन्होंने कहा कि वो कैमरा ऑन नहीं करेंगी। तो जो हमारी साइड आजाद कश्मीर से जो थे, वो भी यूके से ही हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने, उनका कैमरा ऑन था, और उन्होंने कहा मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगी वरना जो मेरी फैमिली वहां इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है उनको तंग किया जाएगा। और जबकि वो खुद जो थी उस वक्त वो यूके में थी, और उन्होंने वहीं पे वो रहती हैं, और वहां से तो इतना डर खौफ क्यों है सर लोगों को? मेरे ख्याल में हैदर साहब सवाल करना चाहते थे, लेकिन सवाल से ज्यादा उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि उसी में घालमेल बहुत सारा है। लेकिन जो मूलभूत सवाल है उससे आता हूं मैं, क्योंकि समझाने की उन्होंने कोशिश की है, एक बात को बताने की कोशिश की है। जर्नलिस्ट हैं तो सवाल पे ही रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि दिल्ली में हूं और दिल्ली में बंद हो जाए और दिल्ली में सब कुछ अगर ऐसे कर दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? हालात अगर कैसे कहीं पे भी होंगे तो अगर किया जाएगा तो फिर वो एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाएगा, और एक समय पर आने में उसे छोड़ दिया जाएगा। उसके सामान्य स्थितियां होंगी तो सामान्य कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में सिर्फ 2 जिलों को छोड़ करके बहुत सारे प्रतिबंध नहीं है वहां पर। कुछ जगह हैं, निश्चित रूप से हैं, और वो स्थितियां सामान्य होने पर वो कर दी जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। और इंशाअल्लाह जैसे जैसे चीजें स्पीडली रिकवर हो रही हैं, उससे तब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सारी दिक्कतें आगे आने वाले दिनों में होंगी, बशर्ते सीमा पार से उनको सपोर्ट नहीं मिले। और सपोर्ट मिलेगा भी तो तय बात है, फिर तो वो क्रिया प्रतिक्रिया की बात है, रिएक्शन एक्शन की बात होती है, जिसपे हम लोग अभी इस पर ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, आप अपनी बात कहने के लिए समर्थ हैं, आप इसको जिस फ्रंट पे भी उठाना चाहें वहां उठाने के लिए समर्थ हैं। हम उस फ्रंट पे उठाएंगे जहां हमें उठाना है, आपको जहां उठाना है वो आप करेंगे उसको। और दूसरी जो सवाल आपने किया था वो ये था कि मेरा बेटा अगर ये करना चाहे तो कैसे आप रोक लेंगे, क्या है? तो यही है हमारे और आपकी अंतर, नहीं है ये, हमारी आपकी एक चीज है, वो यही है कि हम लोग, एक हमारी जो सामाजिक मान्यता है, एक पारिवारिक मूल्य जो है, वो एक दूसरे को समझाने पे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर नियम कानून नहीं होंगे तो पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में फिर तो जो मर्जी में आए कर लीजिए, होता रहेगा। तो हमारी आपकी इच्छाएं और जो हमारी रिप्रेस डिजायर, जिसे हिंदी में दमित इच्छाएं कहते हैं, वो बहुत सारी होती हैं। कुछ आपके नेतागण, हमारे आपके नेतागण करते हैं, और कुछ हम लोग कर देते हैं। तो ये बहुत सारा बना बनाया मामला है। कई बार ऐसा होता है, हालात के चलते होता है, और कई बार आपको स्वीकार करना होता है। तो जिंदगी है, और देश का भविष्य एक बार तय होता है, देश का भविष्य बार बार नहीं तय किया जाता है। चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो हिंदुस्तान का मामला हो, वो एक ही बार तय होता है। और वो मुझे लगता है सन 47 में तय हो गया था। उसके बाद ऐसी कोई बहुत बड़ी स्थिति आ जाएगी,
आप अगर कह सकते हैं, एक आध उदाहरण मैं भी दे सकता हूँ आपको देश टूटने और हटने के, और एक आध आप भी मुझे दे सकते हैं, लेकिन वो जब होगी तब होगा। फिलहाल उसको आपको स्थितियां ठीक रखनी है, और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उसको मैनेज किया है, जिस तरीके से उसको व्यवस्था में लाए हैं, वो बहुत सही कदम है, और धीरे धीरे वहां प्रतिरोध भी कम हो रहा है। यहाँ पर भी डिफरेंट चैनलों में हमारे साथ भी जम्मू कश्मीर के भाई जो आते हैं वो बात करते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जो कह रहे हैं, मैं तो कई और तो छोड़ दीजिए, जिस जी टीवी को संभवतः आप बहुत अच्छा बुरा जो भी बताते होंगे, वहां पर भी वो ऐसे कई भाई आते हैं और बातचीत करते हैं, और चीजों को मानते भी और कई बार नहीं भी मानते हैं, वो तो एक अलग तरीका है। ये एक अगर राजनीति के लिहाज से ना देखा जाए, और ये एक बात मैंने पहले भी की जिसको आप सब लोग इत्तेफाक रखते हैं उस बात से, कि देश एक बार तय हो जाता है तो हो जाता है, और बहुत बड़ी स्थितियां होती है तो बात दूसरी है। तूफान तबाही आ जाए तो बात दूसरी है, कोरोना आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आज हम सब लोग उसी पे लड़ रहे हैं। तो आज का मुद्दा 370 एक साल हो रहा है, इसलिए हो गया है, लेकिन इस समय तो हम पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश वगैरह वगैरह सब लोग कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं, कैसे कितनी। मैं तो आज एक जगह और भी था, तो मुझे लगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा भी, जो बहुत फेमस डॉक्टर हैं, उनसे कहा भी कि हम सब लोग जो हैं, एशियन लोग जो हैं, वो जो हमारा खाना पीना है और जो और चीजें हैं उसमें, और स्पिरिचुअल पावर जो हमारी है, वो हमें मजबूत बनाती है, और शायद हम लड़ भी इसीलिए रहे। खैर, बात फिर अब 370 पे मैं करता हूँ। तो 370 का मामला लगभग हल हो गया है। आगे आने वाले दिनों में अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको उसी तरीके से सरकारें निपटेंगी। हमारे लिए यहाँ दिल्ली में बैठ करके कोई बहुत सारा क्रम करना, अभी तक पिछले एक साल में बहुत सारा कुछ नहीं हुआ है, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। सर, मुझे दिल्ली से याद आया कि वो तो कोरोना ने बचा लिया मोदी सरकार को, वरना वहां पे जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, 3 महीने वहां पे लोग बैठे रहे और जिन्ना वाली आजादी के नारे भी लगाते रहे। तो अब आप ये ना समझे कि बस एक पाकिस्तान बना है, मुझे लग रहा है कई पाकिस्तान बनने जा रहे हैं भारत में। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं जी। देखिए जी जरूर शायद आपने कहा, थोड़ा सा जवाब देना पड़ता है मेरा, वो सिर्फ इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, कि जब हालात मोदी सरकार के बनना नहीं बनना वो यहाँ का वोटर तय करेगा, यहाँ के वोटर बताएंगे उसको, ना कि पाकिस्तान के वोटर बताएंगे, ना कि पाकिस्तान की इच्छा पर होगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं मोदी सरकार और इमरान खान की सरकार, ये जरूर कर सकते हैं कि अच्छे कैसे रह सकते हैं। अगर वो इस दिशा में कोशिश करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। बाकी तो फिर कोई बातें करने में क्या जाता है, हम लोग भी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। जी बैरिस्टर साहब, मैं ये कह रही थी कि इनको बचा लिया है कोरोना ने, मोदी सरकार को, वो जो 3 महीने का प्रोटेस्ट था उससे। जी, मैं उस तरफ बाद में आएंगे। मैं इतना गुजारिश कर दूं कि देखिए, ये इशू जो है इंडिया का इंटरनल इशू नहीं है, क्योंकि ये फैसला जो है ये इसके ऊपर जंगे हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इस पे यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस हैं, इसमें शिमला मुआहदा है, इसमें एग्रीड है कि यहाँ पर जो है प्लेबिसाइट होगा और ये लोग अपना फेट या अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे खुद। अभी इंडिया ने इसको इनेक्स कर दिया है, ठीक है, कि इन्होंने एक फैसला कर लिया है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगा। ये वक्त फिर साबित करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। मतलब ये कि जुल्म की जो बर्बरियत की हुकूमतें हैं ये नहीं चलती, और अगर जहाँ पर आवाम की उनकी ओपिनियन के मुताबिक गवर्नमेंट ना हो, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमतें ना हो, उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो, तो वो सस्टेनेबल स्टेप्स नहीं होते। जबर से जुल्म से कितना 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, कि कब तक ये वहाँ पर ये फौज रखेंगे और लोगों को घरों के अंदर महसूर करेंगे, कितना ये कर्फ्यू कब तक चलेगा। आखिर तो मतलब ये चीज़ें बाहर आएंगी, और ये तो इंटरनेशनल रिकॉर्ड पे है, यूएन के रिकॉर्ड पे है, बाहमी जो हमारे मुआहदे हुए हैं उसमें है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हमने अभी तक जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और ये ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसका स्टेटस अलहदा है। अभी तक जो है हमने उनको स्पेशल स्टेटस है उसका, वहाँ पर हम लोग जाकर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, वो वहाँ पर कश्मीरी लोग ही ले सकते हैं। इस तरह
गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो सेपरेट अलहदा स्टेटस है, सेपरेट टेरिटरी है उसकी, ठीक है, हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन इसी तरह जो है वो जिसको हम इंडियन हेल्ड कश्मीर कहते हैं, वो जो है उसका स्पेशल स्टेटस है, और वो इंटरनल एब्रोगेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है उससे ये मसले नहीं हल होंगे, ठीक है। असेंबली में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास करवा दिया है, लेकिन ये इंटरनेशनल मसला है और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का मसला है, और ये इस तरीके से इसका सस्टेनेबल ये हल नहीं है, और ये इंशाल्लाह तारीख साबित करेगी कि इस पे बड़ी मुज़ाहमत होगी, हर तरफ से होगी। मेरे ख्याल से सिर्फ एक करेक्शन में करना चाहूंगा, शिमला समझौते में कहीं भी जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो नहीं रेफरेंडम का है, तो वो उसको करेक्ट कर लिया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी, ये दो तरफा मामला है ना जी, मैं उस तरफ हिंट करूं कि ये तय हुआ था कि थर्ड पार्टी नहीं बल्कि आपस में इंडिया और पाकिस्तान तय करेंगे, मतलब ये मसला है नहीं, ऐसा दो शब्द गलत हो जाएंगे तो फिर उस पर आपको रोका ना जाए तो दिक्कत होती है उसमें, तो इसलिए मैंने सिर्फ टोका उस। दूसरा, हमें ये देखना ही होगा कि 70 साल से जब 370 थी मतलब वहां पर लागू थी जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे साथ होगी कि वो ये देखेगी और देख रही है कि उसको 70 साल में मिला क्या है, गरीबी और बाकी बुरी हालत के अलावा। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि वहां कुछ परिवार ऐसे जरूर रहे जो अखरोट की बिल्डिंगों में, अखरोट की लकड़ियों की बिल्डिंगों में रहे और बड़ी मस्ती से रहे हैं, तो तकलीफ उनको ज्यादा है, वो भड़काने में का काम कर रहे हैं और आपकी तरफ से कुछ और लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, तो इसमें वो उनके भड़काने का खेल चल रहा है। अब इसमें ये देखना होगा कि शांति वाले लोग ज्यादा हैं कि भड़कने वाले लोग ज्यादा हैं। ये तय है कि जो कुछ भी तय करती है वो आवाम तय करती है, सत्ता बहुत ज्यादा दिन तक तय नहीं करती है, तो सत्ता से सिर्फ बदला जाती है चीजें, भविष्य बदला जाता है, एक इतिहास लिखा जाता है, वो इतिहास लिखा जा चुका है और अब उसमें कोई बहुत रद्दो बदल की संभावना या उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन ये आप कह रहे हैं ना सर, सब एग्री नहीं है। जी अली, क्या कहेंगे, आप एग्री हैं? देखिए, मैं कुछ चीजों का, अब मैं सवाल नहीं करूंगा, मुझे आपने बात करने के लिए बुलाया तो मैं बात करूंगा। सवाल तो मेरा बड़ा एक वो जमीनी सा सवाल था। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कोई मसला नहीं, आप सवाल कर सकते हैं। चले मैं दो तीन चीजें सामने रखूंगा। देखिए, आप एक हाइपोथेसिस, मैं अभी सोच ही रहा था कि जब मोदी सरकार नहीं थी तब क्या कश्मीर तो तब भी था, हालात इतने खराब क्यों नहीं थे? अभी श्रीवास्तव जी भी शायद इससे एग्री करें। भारत में ऐसा है कि भारत में जो सियासत होती है, भारत में जो पॉलिटिक्स होती है, वो एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी की सरकार का खासा ये है कि वो एंटी पाकिस्तान जो पॉलिटिक्स है वो करके वोट हासिल करती है। देखिए, बात अगर सिर्फ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हो काजमी साहिबा, तो फिर चाइना से ज्यादा किसी और ने आपको हालिया दिनों में आपके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब जितना चाइना ने नुकसान पहुंचाया कि 20 लोग मार दिया आपके सपोजिटली आपके क्लेम में वो पाकिस्तान ने हालिया दिनों में ऐसा कुछ नहीं किया। तो अगर सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात होती तो अब तक जो है वो मोदी सरकार चीन को सबक सिखा चुकी होती, कम से कम अपनी स्पीचेस में सबक सिखा चुकी होती। बट व्हेन दे टॉक अबाउट चाइना, दे आर वेरी कॉशियस, दे आर वेरी टू द पॉइंट, तब वो इधर उधर की बात नहीं करते हैं। बट तो चीजें बड़ी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट वोट लिया जाता है। मैं अभी भी देखता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जो बड़े नामी ग्रामी एंकर्स हैं वो हैं जो पाकिस्तान सबसे अच्छी गाली देते हैं, तो उनको माना जाता है डेफिनेटली। द प्रॉब्लम इज कि ये जो हवा दी जाती है, ये जो एलिवेट किया जाता है सेंटिमेंट्स को, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और मैं पाकिस्तानी हूं, ये इंडिया से किया जाता है। पाकिस्तान से एंटी इंडिया सेंटिमेंट को मीडिया, कुछ 2-4 डेट्स हैं, ये 5 अगस्त की डेट हो गई, ठीक है, फरवरी की डेट हो गई, या यौम आजादी पर, ये कुछ 2-4 डेट्स पर कोई अच्छा, इनफैक्ट आप शिकायत कर रही है पाकिस्तानी मीडिया से कि हम कश्मीर पे बात नहीं करते। जी, इज इट बेटर नाउ? हाँ, वो थोड़ी बीच में ब्रेक हो रही थी, अभी ठीक है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप यहीं से अंदाजा लगा लें उरूज कि आप जो है वो शिकायत कर रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर पे इतनी बात नहीं करता। इसका मतलब है कि हम इंडिया पर भी इतनी बात नहीं करते अगर कश्मीर पे नहीं करते।
साबित हो गया कि जो हेट सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि वो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करना है। बीजेपी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बेस करती है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर, उसी पर उन्होंने वोट लिया, और वो जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी वो होता रहेगा। इस बात को समझें कि जब कश्मीर का इशू पहले भी था, लेकिन पाकिस्तान के साथ इंडिया की ट्रेड भी चल रही थी, कल्चरल एक्सचेंजेस वो भी चल रहे थे, हालात इतने खराब नहीं थे। श्रीवास्तव जी, ये बात आप माने या ना माने सर, लेकिन जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक सर ये होता रहेगा। मतलब इसमें पाकिस्तान का शायद इतना कसूर नहीं है जितना मोदी सरकार का अपना कसूर है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमांड ही उनसे ये कर रही है कि वो हर वक्त एंटी पाकिस्तान रागला पे, वो हर वक्त गाली दे पाकिस्तान को, वो हर वक्त ऐसा कुछ ना कुछ करता रहे जिससे पाकिस्तान जो है वो सेंटर ऑफ डिबेट बनता रहे। वरना चाइना ने भी बहुत कुछ किया है बिहार के दिनों में भारत के साथ। बिल्कुल ठीक, आप अली को बिल्कुल रिप्लाई करें, लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी ले लें कि अली के रिप्लाई के बाद आप मुझे बताइए कि एक कोई एजुकेशन पे भी हमने कहा था हम बात करेंगे, तो कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है भारत में, जो मैंने सुना है, तो वो भी सिर्फ एक बात को कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये ठीक है कि हर एक की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और हर पार्टी की होती है। पाकिस्तान में कितनी है और कितनी किस तरीके की है, वहां टेररिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की पार्टी है, और उसको लेकर के बहुत परेशानियां एक हिस्से में नहीं बहुत हिस्सों में है। बलूचिस्तान तो एक नाम की बात है, कहीं जाति के नाम पे होता है, कहीं पठान के नाम पे होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। और जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पाकिस्तान का अगर आप इतिहास निकालेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि डेमोक्रेसी कहाँ कितनी क्या है। तो हम सब इस बात में नहीं पड़े तो मुझे लगता है ज्यादा चीजें साफ रहेंगी और अच्छी रहेंगी। हाँ, ये आपकी दुआ हो सकती है कि मोदी सरकार हमेशा रहे। मैं मानता हूं हैदर साहब जो कहना चाहते हैं वो यही शायद कहना चाहते हैं लेकिन ऐसा आपकी दुआ पे और आपकी दुआ पे और आपके कहने पे मोदी सरकार नहीं रहेगी। मोदी सरकार जो रहेगी तो हिंदुस्तान की आवाम पे रहेगी, हिंदुस्तान के आवाम के कहने पे। हाँ, आप दुआ करते रहिए कि मोदी सरकार रहे, मैं उसको बहुत मोहर नहीं लगाने जा रहा हूं। मैं जो भी कहूंगा वो सिर्फ यहाँ के आवाम के लोगों के होगा, वो जब तक तय करेंगे जैसा करेंगे वो उनकी इच्छा पे होगा। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी किस देश में और किस जगह नहीं होती है, आप कहां पर रह रहे हो, अमेरिका में नहीं होती है, आप फलस्तीन जिसकी बात कर रहे हो वहां नहीं रहती है, पाकिस्तान में नहीं रहती है। दो गुट हर जगह दुनिया में है माय डियर। बांग्लादेश में जहां से निकल के आपके पास से इधर हुआ मामला वहां नहीं है, हर जगह होती पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी और उसका एक पिन पॉइंट होता है। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, कांग्रेस रखे या बीजेपी करे, हाँ देश वाले उसको चाहते हैं जैसा देश को, और देश को भी, देश की आवाम को भी भड़काया जाता है। ऐसा नहीं है देश की कोई एक सत्ता का नाम है, एक कोई एक मूर्ति है, वो आवाम को भड़काने का काम आपके यहाँ भी हो सकता है, हमारे यहाँ भी हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर के अगर के आप बात करना चाह रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि अब एक इबारत लिख दी गई है, वो वही रहेगी और कुछ नहीं हो सकता। अब आप दूसरी बात कर रही थी, प्लीज। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जाहिर है ये तो हमने डिस्कशन की है, लेकिन थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं कि कुछ साथ मिलके हो सकता है, कुछ एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ा जा सकता है, खास तौर पे एजुकेशन फील्ड में आप लोग कुछ कर रहे हो जिससे पाकिस्तान में हम सीख सकें, या पाकिस्तान में हम कुछ कर रहे हो जिससे आप लोग सीख के आगे बढ़ सकें। अभी मैंने रिसेंटली सुना था कि कोई एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई है आपकी गवर्नमेंट ने, वो आप थोड़ा बताएंगे सर कि वो क्या है? देखिए ऐसा है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और वो पॉलिसी बहुत दुख की बात है। मैं खुद वहां के का बासिंदा होने के नाते कह रहा हूं, 35 साल बाद आई है। आज जब पीढ़ियां, जनरेशन से 20 साल में नहीं बदलती कि मेरी और मेरे बाद मेरे बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा। जनरेशन अब टेक्नोलॉजी से बढ़ने लगी है। आज 5 साल बाद हम आप जिस आईफोन से या जिससे भी बात कर रहे हैं वो कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा, चीनी फोन रहेगा कि अमेरिकन हो जाएगा, ये नहीं पता लग सकता। तो एजुकेशन तो अब बहुत तेजी से बदल रही है और ये आज से नहीं बदल रही है। मुझे लग रहा है कि मैं 40-42 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदलने का सिलसिला
हर हालत में 90 95 जैसे जैसे कंप्यूटर आया वैसे बदलना शुरू हो जाना चाहिए था। और दूसरा, ये हमारी और आपकी साझी गड़बड़ है। आप 3 लोग बैठे हैं और तीनों लोग बता सकते हैं कि घर में हम जितने प्यार मोहब्बत से, मुझे पता है पाकिस्तान में उर्दू बहुत अच्छे से बोली जाती है, बहुत दिल से बोली जाती है, बहुत जो जब हमारे यहाँ जितने दोस्त हैं, हमारे ब्रदर जितने भी हैं, वो जब बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बहुत खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि पिछले 70 सालों के बड़े हिस्से में, कहिए 70 साल का तो एक नारा हो गया, एजुकेशन को लेके बहुत सारा काम नहीं हुआ। हिंदुस्तान में एजुकेशन का बजट 4% रहा है। पाकिस्तान का मैं अभी देख नहीं पाया था, जब आपने मेरी, क्योंकि बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई थी कि हम लोग किस विषय में बात करेंगे, तो 4% हिंदुस्तान में रहा है। ये शर्मनाक है। अब उसको बढ़ा के 6% किया गया है। और ये जो नई पॉलिसी है, कस्तूरी रंगन साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, जो 4-5 साल से 2.5-3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों से बातचीत की गई, और उससे फिर ये निकाला गया कि बच्चों को एक फॉर्मूला और बनाया गया जो एजुकेशन पॉलिसी का, 5+3+3+4। तो बच्चों को उनकी माँ बोली में कोशिश की जाए कि पढ़ाई लिखाई शुरू की जाए। अंग्रेजी का बोझ बहुत सारा नहीं हो उनके दिमाग में कि अंग्रेज ना बना के रखा जाए उन्हें और वो परेशान हो जाए, और हमारी आपकी उनकी इच्छा जो है वो सिर्फ अपने हिसाब से बांधने की कोशिश की जाए। फिर उसके बाद की कक्षाओं में थोड़ा सा वो, और प्राइमरी के बाद आते आते आपका दिमाग जो कहता है, जिस तरफ आपकी इच्छा है उस पर काम करना सिखाया जाए। और बाद में डिग्री के लेवल पे उसमें ये भी हो सकता है 4 साल की डिग्री में कि अगर आपको 2 साल में लगे कि मैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप भी जानते होंगे पाकिस्तान में, या तो आपको डॉक्टर, एक ग्रेजुएशन के पहले आप ये डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं। सबसे आसान काम दुनिया का यही लगता है। इंजीनियर बनना सबसे आसान होता है, 3 साल में डिग्री हो जाती है। उसके बाद आजकल इतनी बढ़िया बढ़िया दुकानें चल गई हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे की नौकरी मिल ही जाती है। अच्छे आप पढ़े लिखे हैं, IIT से हैं, इधर और अच्छी संस्थानों से हैं, इंस्टीट्यूशन से हैं, तो आपको अच्छी नौकरियां मिल जाती है। मेडिकल में भी एक दिमाग जाता है, लेकिन मेडिकल आजकल सबसे महंगा, पाकिस्तान में भी होगा, वर्ल्ड ओवर है कि मेडिकल की पढ़ाई 10 साल लगाती है, और वो बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग आर्ट स्ट्रीम में अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने वालों को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आगे निकल पाते हैं। तो वो एक, आपको एक हुनर पैदा करना जरूरी होगा, और कोशिश की गई है कि इसको हुनर पैदा किया जा सके इस पॉलिसी में। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोशिश की गई है। सवाल ये है कि कोशिश तो हो गई है, क्या आप लाएंगे कहां से? लोग पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले कहां से लाएंगे? तो ट्रेनिंग टीचर्स को देने की बहुत जरूरत होगी। वो टीचर्स हमें रखने होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से कुछ भाषाएं पढ़ा सकें और दिमाग को पढ़ सकें बच्चों के। तो वो अगर काम होगा तो होगा, तो ये पॉलिसी सफल हो सकती है, जिसकी संभावना थोड़ी बहुत है। लेकिन अभी सरकार को मीलों दूर जाना है। भारत की सरकार को इस मामले में बहुत सारा काम करना है और बहुत सारा फोकस करना होगा। आज भी एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें उन्होंने एड्रेस किया था, लेकिन उनकी भी चिंता यही थी कि ये सिर्फ ऐसा ना हो कि एक दस्तावेज बन के रह जाए और एक डॉक्यूमेंट रह जाए और फिर वैसे ही चला जाए। हम लोग अभी भी या तो अंग्रेजों के हिसाब से बच्चे पैदा कर रहे हैं, पढ़ने लिखने के मामले में जो बाबू बनाते हैं, और थोड़ा बहुत और आगे बढ़ेंगे तो फिर दूसरी और विधा में हो जाता है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी होगी कि बच्चे एक सही दिशा में जा सकें। अगर कोई आदमी, जैसे उसमें ग्रेजुएशन के बाद में एक ये भी हुआ कि अगर 2 साल तक पढ़ता है तो उसके बाद में उसको डिप्लोमा मिल सकता है, तीसरे साल पढ़ लेगा तो डिग्री मिल जाएगी, चौथे साल पढ़ लेगा तो मतलब ये नहीं होगा उससे साल बर्बाद होंगे। ये सब हैं कुछ अच्छी व्यवस्थाएं, खासतौर से अपर ग्रेजुएशन में, जिससे एक बड़ा लाभ मिल सकता है। मैं शब्द विद इन कोट कह रहा हूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मिल सकता, बशर्ते काम अच्छे तरीके से किया जाए, लग के किया जाए। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, जो अगर हो जाता है तो इंशाल्लाह सब लोगों को फायदा होगा। और पाकिस्तान का आप बताएंगे तो मुझे सुन के अच्छा लगेगा। तो सही, मैं पाकिस्तान के लिए मैं सबसे पहले बैरिस्टर साहब आपकी तरफ चलूंगी। क्या कहेंगे आप कि कैसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम?
पाकिस्तान में मोर और लेस तकरीबन इंडिया जैसे ही हालात हैं, शायद कुछ बेहतर ना हो इंडिया से। पाकिस्तान में भी शुरू में भी तकरीबन ये 4 से 6% बजट हुआ करता था जब फेडरल गवर्नमेंट के पास एजुकेशन का सिस्टम था। फिर ये 18th अमेंडमेंट जब हुई 2010 में आई बिलीव, तो उसके बाद ये डिवॉल्व हो गया एजुकेशन का सब्जेक्ट सूबों को। अब सूबे जो हैं वो उन्होंने कोशिश की है कि 8% तक ये लेकर गए हैं, कुछ उससे ज़्यादा भी कोशिश हो रही है। और अभी ये प्रॉब्लम हर जगह पे है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कि अच्छे टीचर्स नहीं हैं हमारे पास। हमारे सूबों में भी जो है, पूरे ओवरऑल मुल्क में मैं कहूँगा कि अच्छे टीचर्स नहीं हैं। अभी नई लॉट आ रही है, अभी जो सिलेक्शन का प्रोसेस हमने जिस तरीके से बनाया है उसमें कंपैरेटिवली कुछ बेहतर लोग आ रहे हैं। पुराने जो टीचर्स हैं वो तो इस मुल्क में तो सिफारिश कल्चर रहा है और उस तरीके से ये अपॉइंटमेंट्स हुआ करती थी। अभी जो है टेक्निकल एजुकेशन पे काफ़ी फोकस है ओवरऑल, लेकिन ये है कि टेक्निकल एजुकेशन की सिर्फ डिप्लोमा के हद तक एजुकेशन होती है यहाँ पर। उसको प्रॉपर डिग्री है लेकिन बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में है। उसको फॉर्मल जो है उसको डिग्री लेवल पे ले जाया जा सकता है और यहाँ पर हर सूबे में अपना एक इदारा है उनकी ट्रेनिंग्स का। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टेक्नीशियंस बनाने हैं हमने, जो बाहर जाकर काम कर सकें। अपने मुल्क में भी जितने क्वालिफाइड होंगे तो काम कर सकते हैं। तो अभी कुछ बेहतर हुआ है पाकिस्तान में, तकरीबन 8% या लगभग इससे ज़्यादा का बजट सूबे दे रहे हैं इनको। तो मोर और लेस इंडिया का तकरीबन पाकिस्तान का एक ही जैसा निज़ाम है। बिल्कुल ठीक। जी अली, आप क्या कहेंगे एजुकेशन के ऊपर, क्या होना चाहिए? मीडिया कुछ कर सकते हैं? देखिए, मीडिया का काम एजुकेट करना नहीं, मीडिया का काम रिपोर्ट करना है। मुझे अक्सर इस बात पे बहस हो जाती है लोगों से। लोग मुझे कह रहे हैं जी आप समाज को सुधारने की बात क्यों नहीं करते हैं। मैंने उसे कहा कि भाई मेरी बात सुनिए, मीडिया का काम समाज सुधारक नहीं है, हम समाज सुधारक नहीं होते, हमारा काम रिपोर्ट करना होता है, हम रिपोर्ट करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये, मैंने 2000 में मैंने काजमी साहब मैंने किया था, मैट्रिक किया था। मैट्रिक किया था। अच्छा, तब हमारे ना मैट्रिक में एक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक लेसन हुआ करता था, वो था चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। मैं आपको सन 2000 की बात बता रहा हूँ। मैंने एक दफा अपने अब्बा को दिखाया, उन्होंने बोला बेटा हमने भी यही पढ़ा हुआ है, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। मेरे अब्बा ने कुछ 25-30 साल पहले मैट्रिक किया होगा या 20 साल पहले किया होगा, तो उस वक्त भी चाइनाज वे टू प्रोग्रेस वही था जो तरक्की। और 20 साल बाद मेरा भी यही था। तो प्रॉब्लम इज कि जब हम चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं, चीजों को हमने क्या किया, हमने नए ट्रेंड के साथ खुद को बदलना छोड़ दिया और हमने अपनी एजुकेशन को बदलना छोड़ दिया। एक चीज बहुत अच्छी हुई, वो ये थी कि अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने, कि सूबे की सतह पे, कम से कम पंजाब की सतह पर तो जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो एक हो जाएगा। मतलब अंग्रेजी के बजाय गालिबन 5वीं या 6ठी जमात तक एक ही जो है वो मीडियम में उर्दू में पढ़ाया जाएगा। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन जो दूसरी बात जो अभी श्रीवास्तव साहब ने भी की थी और बैसू साहब ने भी की, टेक्निकल एजुकेशन। मैं आज से 2-3 साल पहले एप्पल के सीईओ का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उनसे पूछा गया कि आपके जो ये जो फोन्स हैं, एप्पल के फोन्स हैं, बड़े महंगे फोन्स होते हैं, ये चाइना में क्यों मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब लेबर सस्ती है। यही एक जहन में बात आती है कि वहां पे लेबर सस्ती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो लेबर सस्ती वाला कॉन्सेप्ट है बड़ा पुराना हो चुका हुआ है। ये एक जमाने में चाइना में लेबर सस्ती हुआ करती थी, अब नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, क्या वजह क्या है? उन्होंने कहा वहां पे स्किल्ड लेबर है। मतलब एप्पल का पूरे प्लांट वहां पर लगा हुआ है, फोन्स और एप्पल की एक्सेसरीज वहां से मैन्युफैक्चर इसलिए चाइना से हो रही थी कि वहां पर स्किल्ड लेबर है। अब दौर डिग्रीज का नहीं है। अब आई गेस आप लोग एग्री करेंगे, अब दौर है स्किल्ड। आपके पास स्किल होना चाहिए। अभी ये जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इसको संवार कर, इसको निखार कर, इसको एडिट करने वाला जो एडिटर होगा, माशाल्लाह से इस वीडियो को जब इस पे बात कर रहे हैं, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होगा महीने, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास डिग्री भले ना हो। तो अब हमें वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करना चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करना चाहिए। मेरे पास स्किल होना चाहिए। मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने जब उनके स्कूल में इनको जब दाखिल करवाया तो मैंने तहैया किया उस दिन कि मैंने ये ग्रेड्स के चक्कर में नहीं पढ़ना कि बेटा ग्रेड्स लेकर आओ। I would want them to be a better human being, and then I would want them to learn a skill, because if they don't acquire any skill,
तो सिर्फ वो जो डिग्रीज लेते जाओ और पढ़ते जाओ, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास, और आई एम श्योर भारत में भी शायद ऐसा ही हो, कि स्किल्ड लोग बहुत कम है जिनके पास कोई ना कोई स्किल होता है। तो मुझे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का ये स्टेप बहुत अच्छा लगा, एक तो मीडियम को एक करने वाला, और दूसरा ये उन्होंने खुद भी जोर दिया है कि हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है वो कोशिश करेंगे ज्यादा बनाएंगे। आई गेस इस पर ज्यादा बजट भी होना चाहिए, भारत को भी इस पर तवज्जो आई एम श्योर डेफिनेटली दे रहा होगा भारत, हमें तो जरूर देनी चाहिए। सही, बिल्कुल। यहाँ पे मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम इस तरह के सेशंस करते रहें तो कम से कम पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, और ये जो एक बहुत ज्यादा टेंशन समटाइम्स हो जाती है दोनों कंट्रीज में कि हम एक दूसरे की बात ना सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं, वो चीज नहीं होनी एटलीस्ट वी शुड चाहिए। टॉक। मुझे सिर्फ एक बात सिर्फ कहनी श्योर सर, कि सिर्फ एक बात, 1 मिनट लूंगा मैं ज्यादा। वो सिर्फ इतना है कि एजुकेशन में जब तक आप दिमाग को बच्चे के और उसके बाद जो जवान होता है उसके दिमाग को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो स्किल का पॉइंट ही नहीं आने पाएगा। असली फोकस यही होना है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अच्छे हों, आईआईटीज हों, आपके यहाँ भी उनका जो भी नाम दिया जाता हो वो हो, और फिर उसी तरीके से मेडिकल और बाकी एजुकेशन। अभी क्या है, एक और भी इसमें जो रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ है वो ये है कि एजुकेशन को लेके जितनी बॉडीज थी वो बड़ी अलग अलग किस्म की थी, अपने अपना राग करते थे, तो उसको अब एक बॉडी बनाया जा रहा है ताकि वो सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो सके और काम किया जा सके। हमें बहुत जरूरत है कि हम एशियंस के साथ में कि वो अपनी दुनिया में अगर उनको अपनी हुकूमत दिखानी है या अपने देश को पहले ठीक करना है, जैसे पाकिस्तान को अभी मैं देख रहा था जीडीपी में 2.4% सिर्फ एजुकेशन पे खर्चा है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा क्रांति कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अभी 6% भी कुछ नहीं होने जा रहा, 6% पे कुछ नहीं होगा जब तक आप उनके रिसर्च पे खर्चा नहीं करेंगे, जब तक आप उनको ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करेंगे टीचर्स पे, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। तो बहुत सारे काम हैं जो ट्रायल एंड एरर पे बेसिस पे मुझे लगता है अगर ईमानदार कोशिश की जाएगी तो हल होगा। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की बात नहीं सिर्फ है। सभी जगह जब तक ईमानदार कोशिशें नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है, और कोई सिर्फ पॉलिसी आने से कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए, और आई होप कि हमारे टर्म्स इतने अच्छे हो जाएं कि श्रीवास्तव सर जो है वो इस्लामाबाद आए, और पिशावर जाएं तो बैरिस्टर साहब उनको खाना खिलाएं, इस्लामाबाद आए तो अली घुमाएं और मेरे घर खाना खिलाएं। मैं चाय इसलिए नहीं कह रही सर कि चाय से मुझे आपका पायलट याद आ जाता है, इसलिए मैं चाय नहीं पिलाऊंगी आपको। आप खाना खाइएगा, चाय मत पिएगा, हमारी चाय बड़ी खतरनाक होती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। सेम है जी, सेम है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।